नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपका रिपोर्टर पेज से लाइव हूं। और जैसा कि पहले ही मसला आपको बता दिया था कि आज हम जो नवजोत सिंह सिद्धू का एक मैटर है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और खासतौर पर राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में एक बवाल मचा हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। और चर्चा क्यों करनी जरूरी है ये भी आपको बताऊंगा, और मेरे पास क्या कुछ है आप लोगों से साझा करने के लिए, वो तमाम चीजें एक एक करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, बात बड़ी सीधी है कि किसी भी मसले के ऊपर हर एक शख्स की अपनी एक राय होती है और हर एक शख्स का अपना एक विचार होता है। लेकिन हमारे देश में पिछले कुछ वक्त से हो ये रहा है कि लोग अपने विचार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोगों के अपने खुद विचार नहीं हैं। ज्यादातर लोगों की ना तो अपनी कोई जानकारी है ना अपने कोई विचार है, उनके ऊपर विचार थोपे जा रहे हैं, वो चाहे किसी ग्रुप की तरफ से हो या फिर किसी राजनीतिक दल की तरफ से हो या फिर ज्यादातर मीडिया की तरफ से हो। ये कैसे होता है यह आज आप लोगों से साझा करना है, और किस तरीके से कुछ लोग आपकी सोच को, आपकी समझ को और आपके विचारों, आपकी ओपिनियन को ड्राइव करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताऊंगा। आप तमाम लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं ताकि बाकी तमाम लोगों तक ये जरूर पहुंचे। उम्मीद है और ये कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर ये पहुंचेगी तो ये समझ और ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचेगी। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूं जहां जहां मैं शेयर कर सकता हूं, आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर हमारे देश में जो बहस छिड़ी है उसमें कुछ लोग ये मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान जाना गलत नहीं था, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने में कोई बुराई नहीं थी, अपने दोस्त के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने में कोई बुराई नहीं थी। और ऐसे में दोनों ही विचार बहस योग्य हैं, एक तरीके से स्वागत योग्य कह सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ विचार ऐसे हैं जो आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, वो आपकी सोच नहीं है, जो राजनीतिक तौर पर मीडिया ने जो सुपारी ले रखी है कुछ दलों की या कुछ लोगों की, उसके लिहाज से आपके ऊपर थोपे गए हैं। और यही आपको दिखाना है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर ये विचार थोपे हैं, ये लोग ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए भूतकाल में क्या कहते थे। ये जो मीडिया पाकिस्तान जाने को लेकर, पाकिस्तान के किसी नेता से मिलने को लेकर, पाकिस्तान की आर्मी से के चीफ से मिलने को लेकर आज किसी की देशभक्ति, किसी के एग्जिस्टेंस, किसी के तमाम चीजों के ऊपर, किसी की अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो लोग कुछ दिन पहले क्या दलील दिया करते थे। बहस हो सकती है, सिद्धू की आलोचना भी हो सकती है, किसी की भी आलोचना हो सकती है, लेकिन उसके मापदंड दोहरे नहीं होने चाहिए। मापदंड दोहरे नहीं होने चाहिए। अगर एक पैमाना सिद्धू के ऊपर लागू होता है तो वो भूतकाल में नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी लागू होना चाहिए, राजीव गांधी के ऊपर भी लागू होना चाहिए, और उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी लागू होना चाहिए। आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं। 25 दिसंबर 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे तो मीडिया क्या कह रही थी। डीएनए में आज सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2015 की उस सबसे बड़ी खबर की, जिसे आज किसी पत्रकार या किसी न्यूज चैनल ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेक किया है। और यह खबर थी प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान जाने की। आज दोपहर 1:30 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि वो काबुल से दिल्ली लौटते वक्त बीच में कुछ देर के लिए लाहौर में रुकेंगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अच्छा दोस्तों, ये जो बोल रहे हैं वो तो आप सुनते ही रहिए, लेकिन नीचे जो पट्टी चल रही है ये बर्थडे बॉय नवाज शरीफ, मतलब दुश्मन देश, मतलब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे जवानों का कातिल, उसके प्रधानमंत्री को उस वक्त भारत की मीडिया कह रही थी बर्थडे बॉय नवाज शरीफ। आगे सुनिए। नवाज शरीफ से मिलेंगे, वैसे ही दिल्ली से लेकर लाहौर तक ऐसा लगा जैसे कोई राजनीतिक भूकंप आ गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। ये वो पहली तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखे। लाहौर एयरपोर्ट पर खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अच्छा, ये भी था
उस टाइम पे जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से कदम उठाया जाता था, आप निचली पंक्ति में देखिए जो लिखा हुआ है, पीएम मोदी की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक। मतलब प्रधानमंत्री जो भी करें वो मास्टर स्ट्रोक, और कोई जो दूसरा करे तो उसकी देशभक्ति के ऊपर भी सवालिया निशान है, वो इस देश का नागरिक है कि नहीं है और वो देशभक्त है कि नहीं है, उसके ऊपर भी सवाल। आप देखिए कूटनीति का ये मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान गए थे। नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए आए। नवाज शरीफ के साथ उनके कैबिनेट के कई बड़े मंत्री और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही नवाज शरीफ को गले लगा लिया। आपको बता दें कि आज नवाज शरीफ का जन्मदिन भी है और प्रधानमंत्री मोदी ने गले मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उस टाइम पे देखना, ये जो नीचे पंक्ति लिखी हुई है एक बार ध्यान से पढ़ना कि आज नवाज शरीफ का जन्मदिन भी। जो काम मनमोहन चाहकर नहीं कर सके, मतलब ये ताना मारा जा रहा था कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए, ये इतना बड़ा गुनाह था कि उसके लेके भविष्य में ताना मारा जाएगा। जो काम मनमोहन सिंह चाहकर नहीं कर सके और प्रधानमंत्री मोदी ने गले मिलकर मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी अतीत के बंधक नहीं है। मतलब भूतकाल में जो जो हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में हुआ है उसके मोदी बंधक नहीं है, बाकी उसका बंधक नवजोत सिंह सिद्धू को भी होना चाहिए, तमाम देशवासियों को भी होना चाहिए। हम तमाम लोगों को इसी हिसाब से सोचना चाहिए कि भूतकाल में पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी भूतकाल के बंधक नहीं है और इस बात की तारीफ की जा रही है हमारी मीडिया की तरफ से। उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। दोनों प्रधानमंत्री एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस हेलीकॉप्टर तक गए जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लाहौर के जाती उमरा इलाके तक लाया, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का घर है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में इस तरह बैठा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नवाज शरीफ एक ही गाड़ी में अपने घर पहुंचे। लाहौर के जाती उमरा में नवाज शरीफ का घर रायविंड पैलेस। बाकी खबर आपको ध्यान होगी, जो कुछ भी हुआ था, कुछ और चीजें हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। उस टाइम पे क्या था कि अब जिस तरह से सीधे नवजोत सिंह सिद्धू की राष्ट्रीयता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। मतलब जो हेडलाइन दी जाती थी बड़ी सुखद थी कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कूटनीतिक दुनिया में। उस वक्त की जो तमाम हेडलाइंस थी वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, और जो एंकर्स की लैंग्वेज थी वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। 16 साल बाद इतिहास रिटर्न, अटल से मोदी तक लाहौर नवाजी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काबुल से सीधे पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए। अचानक नवाज शरीफ को बर्थडे विश करने लाहौर में उनके घर जाने के मायने क्या थे, ये सवाल कल पूरे दिन उमड़ते घुमड़ते रहे और याद आ गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कल जन्मदिन था। 16 साल पहले वो भी बस पर सवार होकर लाहौर गए थे। उस वक्त नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो क्या नवाज को विश करने के बहाने नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे? जी हाँ, ये बड़ी बात है। क्या पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ से मिलने के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान जाना अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बर्थडे गिफ्ट हो सकता है, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान जाना अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि नहीं हो सकता? यह आप लोगों को सोचना है। सिर्फ जो मीडिया आपको आज की तारीख में दिखा रहा है उसी लिहाज से मत सोचिए। सही सोचिए, गलत सोचिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप ये भी सोचिएगा कि यही मीडिया कुछ दिन पहले इसी तरह की किसी घटना को लेकर किस तरह रिपोर्ट कर रहा था। और बहुत कुछ है दिखाने के लिए, आप देखते जाइए और तमाम लोग शेयर करते रहिए और लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। आइए देखिए। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे और 2015 में नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचे। तो मतलब साफ है कि करीब 11 साल तक भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर एक ऐसी बर्फ जमी रही
जो तमाम कोशिशों के बाद नहीं बिगड़ी। और यह भी खास संयोग है कि नरेंद्र मोदी ने जिस 25 दिसंबर को लाहौर जाने का फैसला किया, उस 25 दिसंबर को एक नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान की 3 बड़ी हस्तियों का जन्मदिन है। मोहम्मद अली जिन्ना, अटल बिहारी वाजपेयी, नवाज शरीफ। मतलब कमाल की बात है, मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जो लैंग्वेज भारतीय मीडिया इस्तेमाल करती है उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को हस्ती ही मानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के अस्तित्व को ठुकराया नहीं जाता था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे। और इत्तेफाक यहाँ पर सिर्फ ये नहीं था कि 3 लोगों का बर्थडे था, उससे अगले ही दिन दाऊद इब्राहिम का भी बर्थडे था। तो खास दिन पर खास मुलाकात के मायने क्या सिर्फ एक निजी मुलाकात का होना है, या कूटनीतिक तौर पर इस मुलाकात का खास मतलब है? क्योंकि 30 नवंबर को पेरिस में जिस तरह मोदी ने नवाज शरीफ के साथ, और भी देखते रहिए, ये देखिए। साथ में नेहा बाकरम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान दौरे से लौटते वक्त लाहौर में रुकेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं। मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। काबुल से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से पहले वो कुछ देर के लिए लाहौर में। तमाम एंकर्स बड़े प्यार से, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इन खबरों को पढ़ रहे थे। ना किसी की देशभक्ति के ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा था, ना ही किसी इस कदम के ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा था, बल्कि एक उम्मीद की नजर से देखा जा रहा था। जबकि उससे पहले भी पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हो चुके थे, हजारों सैनिक शहीद हो चुके थे। उस दौरान भी सीमा के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था, लेकिन एक सकारात्मक कदम को सकारात्मक तरीके से देखा जा रहा था। ये लीजिए। जी हाँ, लाहौर में इस वक्त जारी है बर्थडे डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंकाया जब उन्होंने आज ऐलान किया कि वो लाहौर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और अब वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और बर्थडे डिप्लोमेसी थी। बीजेपी के प्रवक्ता उस दौरान कितना मीठा बोलते थे। पाकिस्तानी एंकर उनसे सवाल कर रहे हैं और उनका जवाब देखिए। और देखिए, जब सिचुएशन चेंज होती है उस टाइम पे कांग्रेस की लैंग्वेज को आप देखिएगा, उस टाइम पे बीजेपी की लैंग्वेज को आप देखिएगा, उस टाइम पे जो हमारी मीडिया है उसकी लैंग्वेज को आप देखिएगा, और पाकिस्तान की मीडिया है उसकी लैंग्वेज को देखिएगा। जी, मैं त्रिवेदी साहब आपसे ही मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का लाहौर में सरप्राइज विजिट है, इसको अपोज किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो बड़ी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है और पीटीआई है, और जो बड़ी पार्टीज हैं सिवाय जमात इस्लामी के, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने वेलकम किया मोदी साहब को। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मोदी साहब अब जब वापस इंडिया पहुंचेंगे तो ये जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और जो दीगर पार्टियां उनको अपोज कर रही हैं, क्रिटिसिज्म कर रही हैं, तो ये उनके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं? देखिए, वैसे आपका सवाल तो बहुत मौजूद है, मगर बेहतर होता कि यह सवाल तो कांग्रेस से पूछा जाता, क्योंकि आज ये एक आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान की जितनी भी विपक्षी दल हैं, यानी अपोजिशन पार्टीज हैं, उसमें जैसे आपने नाम लिया एक पार्टी को छोड़ के बाकी सब के सब इसका स्वागत कर रहे हैं। भारत में यदि वो इसका विरोध हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अब वो विपक्षी दल अपने को पाकिस्तान की जमात इस्लामी के समकक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी एक और बात है, आम आदमी पार्टी तो एक नई पार्टी है। जमात इस्लामी शायद जो आतंकी हैं उनकी पार्टी है, और उसके साथ तुलना हो रही थी, हाफिज सईद की जो पार्टी थी उसके साथ तुलना हो रही थी उन पार्टियों की जो पीएम के पाकिस्तान दौरे का विरोध कर रही थी। रीजनल पार्टी है, अभी हम उसको उतना मैच्योर नहीं मानते कि वो फॉरेन पॉलिसी और वो भी पाकिस्तान के साथ होने वाले इतने सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर कमेंट करे। मगर ज्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसने 56 साल इस देश पे हुकूमत किया है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनसे जरूर ऐसे मौके के ऊपर ज्यादा सेंसिटिविटी और जिम्मेदारी की हमें अपेक्षा थी। और लौट के आने के बाद मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हम बता दें कि इस वक्त हम भारत के टीवी चैनल आज तक के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस वक्त बीजेपी के जो तर्जुमान हैं मिस्टर त्रिवेदी, वो हमारे साथ बात कर रहे हैं। जी,
आप जारी रखिए। जी, तो हम ये कहेंगे कि हकीकत तो ये है कि मोदी जी डिप्लोमेसी में एक जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, अभिनव प्रयोग कूटनीति में, वो करने की उन्होंने अपनी एक दक्षता या एक्सपर्टीज दिखाई, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी जिस समय उन्होंने सार्क देशों के सारे प्रतिनिधियों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, चाहे वो उफा का मैटर हो, चाहे पेरिस में मुलाकात हो, और यहां पर भी उन्होंने काबुल से आते हुए जो पाकिस्तान में स्टॉप ओवर लिया है, ये उसी एक नए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं, लीग से हटकर सोचना, उसका काम किया। इवन हमारे पुराने वजीर आजम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी लाहौर बस लेके गए थे। तो कहीं ना कहीं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन इतने सेंसिटिव हैं, तो इसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेटिव थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत होगी, जिसको कि मोदी जी ने किया है और दोनों ही मुल्कों के लिए बहुत अहमियत रखता है। दोनों मुल्कों में ऐसी बहुत सी ताकतें होंगी जो इसको ना चाहेंगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी के इस प्रयास की सराहना करिए, और एक लाइन में कहूंगा मोदी जी की तरफ से कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। हिम्मत को सराहो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिए तमाम लोगों तक ये वीडियो। अब तो कमाल की खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, कमाल की ब्रेकिंग न्यूज। उस दौरान ही आई थी वो। ये बात तो पक्का तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप सुनिएगा जी न्यूज के ऊपर उस वक्त क्या ब्रेकिंग थी और उसको कितने सहज तरीके से ले लिया गया था, बिल्कुल आम खबर की तरह। उसमें कोई सवाल या निशान किसी की तरफ से नहीं लगाया गया। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति त्यागी। 5 बज रहे, वक्त ताल ठोक के का है। उससे पहले आपको बता दें बीजेपी के महासचिव राम माधव का एक बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिन एक हो जाएंगे और अखंड भारत का निर्माण होगा। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में राम माधव ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे या हम किसी की जमीन हड़प लेंगे। राम माधव का कहना है कि बिना किसी युद्ध के आपसी सहमति से ऐसा होगा। राम माधव ने यह भी कहा कि ये बात वो संघ के सदस्य के तौर पर कह रहे हैं। तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे, अखंड भारत की बात कर रहे हैं राम माधव। बीजेपी के नेता हैं, लेकिन उनका कहना भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिन एक हो जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी उम्मीद, और उसको इतने सहज तरीके से ले लिया गया। इस बात में तो संभावनाएं नजर आती हैं कि एक दिन भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे। इसके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं है। लेकिन अगर कोई भारत का राजनेता या पूर्व क्रिकेटर या भारत की कोई हस्ती पाकिस्तान में जाके ये उम्मीद जता दे कि हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हो जाएं, उसके ऊपर इतना बड़ा सवाल या निशान है कि ये असंभव है। लेकिन एक दिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाएंगे, ये संभव है। ये बड़ी नॉर्मल खबर है। और सुनिए, उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए जिन्होंने ये कहा था। वो राम माधव थे, बीजेपी के महासचिव हैं, आरएसएस के बड़े नेता हैं, इसलिए उसके ऊपर सवाल ज्यादा नहीं उठाए जा सकते। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री राम माधव। स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी जी को समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से कैसे निपटना है। कभी कहते हैं बम बरसाएंगे, कभी जाके गले लगते हैं, हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, केक खाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। कांग्रेस पार्टी का जो क्रिटिसिज्म है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान और भारत के बीच जो संबंधों का जो प्रयास चलता है, ये कंटिन्यूम है। वाजपेयी जी से पहले, वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह जी के बाद मोदी जी अपने अपने ढंग से इसी बात को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नई सरकार है, थोड़ा तरीके अलग होंगे, बट प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान में एक अनशेड्यूल्ड विजिट करके जो एक नया दौर शुरू किया था, जो बहुत इनफॉर्मल, एक सहजता का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे डिफिकल्ट इश्यूज है, उनको रिजॉल्व करने में काफी सुविधा होगी। इसको स्वागत करना चाहिए, अनावश्यक इसको क्रिटिसाइज करने का। विदेश नीति के जानकार कहते हैं कि जब भी दो हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं तो तैयारी के साथ मिलना चाहिए, प्लानिंग के साथ, कि नतीजे क्या निकलेंगे। लोग कहते हैं कि इसमें शोषा बहुत है, तस्वीरें बड़ी अच्छी हैं, सुर्खियां अच्छी मिल रही, नतीजा कुछ नहीं निकल। हर मीटिंग एक एजेंडा लेकर ही हो, ये अभी तक का हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया पाक रिलेशंस का के संदर्भ में रहा है। और अनेक देशों में, दुनिया भर में प्रैक्टिस है, लीडर्स इनफॉर्मली मिलते हैं, गपशप करते हैं,
गोल्फ खेलने का अनुभव है देशों के लीडर्स का। हमारे यहाँ जॉइंट सेक्रेटरीज के लेवल पे भी मिलना हो तो 1 महीना पहले एजेंडा तैयार होता है, बॉडी लैंग्वेज तक तैयार होता है, तय हो जाता है। इस फॉर्मेलिटी से बंधित ये जो व्यवस्था है, इससे बाहर आकर कुछ इनफॉर्मेलिटी लाना चाहिए गुडविल के लिए। रही बात इश्यूज की, वो एजेंडा के साथ तय। जी हाँ, ये जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको खत्म करके गुडविल के साथ बॉडी लैंग्वेज वगैरह का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये राम माधव बीजेपी के बड़े नेता हैं, आरएसएस के बड़े नेता हैं। बॉडी लैंग्वेज को दरकिनार करना चाहिए। इससे पहले जो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम होता था वो जरूरी नहीं है, ये राम माधव कह रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज को लेकर ही नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर सवाल उठाए गए कि गले क्यों मिल लिए, इतना उछल कूद क्यों रहे थे। और सुनिए, और आखिर में एक बार आप जरूर शेयर कर दीजिए, कुछ और क्लिप्स हैं। आखिर में आप लोगों को संबित पात्रा की जो बोल है, उन दिनों किस तरीके की संतों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी आपको सुनाएंगे। एक बार शेयर कर दीजिए। संबित पात्रा का सुनना इस देश के तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो देश कुछ हफ्तों पहले तक सीमा पर फायरिंग कर रहे थे, अचानक उनके देशों के प्रधानमंत्री लाहौर में एक निजी समारोह में एक साथ सामने आ जाते हैं। इस खबर पर पाकिस्तान के अखबार पीएम मोदी की तारीफों से पटे पड़े हैं, तो वहीं दोस्ती के दुश्मन हाफिज सईद ने इस पर जहर भी उगला और इसे पाकिस्तान के लोगों से नवाज शरीफ का धोखा बताया। आज अचानक नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान आमद, उस टाइम पे दोस्ती के दुश्मन हाफिज सईद थे। हाफिज सईद आतंकवादी हैं हमारे देश के, वो उस टाइम पे दोस्ती के दुश्मन थे। आज दोस्ती के दुश्मन कौन हैं आप लोगों को बखूबी पता है। अब देखिए, उन दिनों संबित पात्रा का एक ट्वीट आया था। उन्होंने क्या कहा था, जो दोस्ती के दुश्मन थे उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की जो मुखालफत कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे, उन लोगों को संबित पात्रा ने क्या कहा था। News is coming in. Outspoken BJP spokesperson Sambit Patra has made a controversial tweet by virtually comparing the opposition with terrorist Hafiz Saeed. He tweeted, and I quote him here, "It's not just the not yet formed Mahagathbandhan that desperately wants to stop India from having Modi as its PM in the year 20." जी हाँ, संबित पात्रा कंपेयर्स ऑपोजिशन टू हाफिज सईद, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मुलाकात का, पाकिस्तान के साथ दोस्ती का ऑपोजिशन विरोध कर रही थी, इसलिए वो आतंकी हाफिज सईद जैसी है, ये संबित पात्रा का कहना था। आज दोस्ती का कौन विरोध कर रहा है और वो किसके जैसा है, ये पूछा जाना चाहिए संबित पात्रा से। सुधीर चौधरी जी को एक बार फिर सुनते हैं। नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नए आयाम दे रहे हैं। उन्होंने कूटनीति में परिवार को भी शामिल करने की नई कोशिश की है और एक नई पहल है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच साड़ी और शॉल वाली डिप्लोमेसी होती रही है और दोनों नेता एक दूसरे की मांओं का सम्मान करते हैं और पारिवारिक मित्रता का संदेश एक दूसरे को देते रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि परिवार को राजनीति और कूटनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे पारिवारिक संबंध कूटनीतिक रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने में मददगार साबित होते हैं। ये नई तरह की कूटनीति है जिसके तहत रिश्तों में परिवार जैसी गर्मजोशी रहती है और नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान की यात्रा करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो नवाज शरीफ पर बहुत भरोसा करते हैं। उन्होंने इस दौरे के लिए अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था को भी नजरअंदाज कर दिया और सुनिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी बढ़िया नाश्ता काबुल में करें, अच्छी चाय लाहौर में पिएं और रात का खाना आके दिल्ली में खाएं, उसका खामियाजा भारत को अपनी सामरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से चुकाना पड़ेगा। मोदी के पाकिस्तान दौरे पर सबसे तीखा हमला कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया है और यही था सुषमा स्वराज का जवाब, जबकि नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में 4 बिंदु पेश किए। उन्होंने कहा कि एक ही बिंदु की आवश्यकता है कि आप आतंकवाद बंद करो और हम बातचीत शुरू करेंगे। अब 3 महीने बाद सारे शर्तें निकाले गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पहले आपने क्यों ये शर्तें को लगाया और अब क्या हुआ है बीच में कि आपने अपना मन बदल दिया है। मणिशंकर का आज का बयान सुना आपने। अब 13 नवंबर
2013 का मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिया बयान। सुनिए। अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। जी हाँ, मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान में जाके वही बात करते हैं जो वो आज कर रहे हैं, तो वो उस टाइम भी गलत थे, और लेकिन जब वो मोदी का विरोध करते हैं तो उस रेफरेंस में पाकिस्तान में दिए गए बयान को दिखाया जाता है। और आइए, है ना कि किसी एक व्यक्ति और एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये की जरा सा अकल पे शुरू करनी। ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मैं आज की स्थिति को देख करके संतोष प्रकट करूं। मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक इनोवेटिव डिप्लोमेसी है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका उनसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर। हमारे साथ अली अनवर साहब मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनता दल यूनाइटेड का वरिष्ठ नेता है। शिवशंकर मुखर्जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अब दोस्तों संबित पात्रा की बारी है। संबित पात्रा को आप जरूर सुनिएगा। उन दिनों दोस्ती के कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे शब्दों से वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की व्याख्या कर रहे थे, ये सुनना जरूरी है। और आज संबित पात्रा ऐसी ही एक घटना को लेकर किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुलना करना आप लोगों के लिए जरूरी है। संबित पात्रा आ रहे हैं, खबर को शेयर कर दीजिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे है अली अनवर साहब, आपसे चूंकि बातचीत नहीं हो पाई थी ब्रेक के पहले, कुछ ऑडियो में दिक्कत आने की वजह से, जरा मुझे यह बताइए, बीजेपी के महासचिव राम माधव तो अब अखंड भारत का सपना भी देखने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं बल्कि सौहार्दपूर्ण बातों के जरिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो सकते हैं। आप लोग आखिर क्यों करवाहट चाहते हैं? देखिए अखिलेश जी, हम लोग बातचीत के कभी भी खिलाफ नहीं रहे हैं। हम लोग अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और इस मुल्क की जनता, सरहद के इस पार या उस पार की जनता भी, दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत रखती है। हम लोगों का कहना सिर्फ इतना है कि कल तक जब हम लोग ये बात करते थे, तब तो आप देशद्रोही और क्या क्या बिरयानी खिला दिया उसको बुला करके, और क्या क्या आप बोलते रहते थे। और आपके मोदी जी चले गए पाकिस्तान, ये आडवाणी साहब पाकिस्तान चले गए और जिन्ना साहब की मजार पर जाकर के दुआएं मांग ली, फूल चढ़ा दिया, तो उनकी दुर्गति कर दी आपने। और आज अचानक क्या हो गया? हम लोग इसका मायने समझना चाहते हैं, इसके क्या निहितार्थ है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्यों अचानक यू टर्न आपका हुआ? सुषमा जी गई, फिर आप गए, इस तरह की बात अभी कल तक जुमा 8 दिन नहीं हुआ, आग उगल रहे थे। एक सर के बदले 10 सर काट करके ले आएंगे, 56 इंच का सीना दिखला रहे थे। पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, बिहार में नीतीश कुमार जीतेंगे। तो ये सब कहने वाले अचानक इतनी रामदिली क्यों दिखा रहे हैं? इसका क्या मायने है? हम लोग तो सिर्फ इनसे सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग बातचीत के खिलाफ नहीं है। जी संबित पात्रा जी, देखिए आप दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। जो बात अली अनवर कह रहे हैं वो बातचीत के खिलाफ नहीं है, वो बातचीत के खिलाफ नहीं है। जरा ये भी बताइए कि आप तब सही थे जब ये बातें कहते थे या अब सही है? ये जेडीयू के प्रवक्ता का अब जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा। अली अनवर साहब जेडीयू जिस पार्टी के प्रवक्ता थे उस टाइम पे, वो पार्टी उस वक्त बीजेपी के साथ नहीं थी। अब बीजेपी के साथ बिहार में सरकार है जेडीयू की, और कौन सी जेडीयू की सरकार है बीजेपी की, वो संबित पात्रा उस वक्त बता रहे थे। किस तरह से बता रहे थे वो सुनिए। जिन्हें जो शुरुआत की वो बिरयानी से शुरुआत की, मगर जब वो बिरयानी खाने वाली बात कर रहे थे तो आप भी हमारे साथ थे, याद कर लीजिए। आप कह रहे थे, हम कह रहे थे, अरे आप भी हमारे साथ थे बिरयानी वाले एपिसोड के समय। और दूसरी बात, अली अनवर साहब से मैं आज सुबह से ही पूछ रहा हूँ कि 3 साल पहले तो नीतीश कुमार जी भी पाकिस्तान गए थे, वहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, ऑपोजिशन के लीडर से मिले, सबसे मिले और पीस करके यहाँ आए।
जबकि बिहार का कोई बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान कोई बुद्धिस्ट कंट्री भी नहीं है कि आप बोध गया के लिए वहां गए थे। तो आप मुख्यमंत्री के नाते पाकिस्तान जाके वहां पीस कर सकते हैं, मगर यहां अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां चले जाएं एक अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी के लिए, सहजता बढ़ाने के लिए, तो आपको पीड़ा हो जाए, आप सवाल पूछने लगे, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों। और तीसरी बात मैं साफ कर दूं, जहां तक हमारा ये मसला था। जी हाँ, नीतीश कुमार भी गए थे। नीतीश कुमार अगर वहां जाके पीस कर सकते हैं तो फिर मोदी क्यों नहीं कर सकते, और अगर मोदी कर सकते हैं तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं कर सकते। और सुनिए संबित पात्रा जी को। संबित पात्रा जी, हमारे अपने ही लोगों को, विपक्ष को शक क्यों होता है जब हम पाकिस्तान जाते हैं? तो देखिए, हमारे भाई हैं। मैं तो पहले सादिया जी जो पाकिस्तान से है उनको कहूंगा कि शायद मैं थोड़ा सा मीम अफजल साहब जो कांग्रेस से और अली अनवर साहब जेडीयू से हैं उनकी बातों से एग्री नहीं करूंगा, मगर आप जानिए कि हम इंडिया में चाहे ऑपोजिशन और सरकार हो, हम एक साथ मिलकर यहाँ काम करते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। और मैं मीम अफजल साहब को कहूंगा कि देखिए, हमने तो पाकिस्तान से थोड़ा हाथ मिलाया, मगर इसमें आपको हर्ज क्या है? आप सोचिए और समझिए कि आपका फर्ज क्या है। जब हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में यूं ही विश करने गए थे, ये कोई समिट लेवल का टॉक करने नहीं गए थे, वो वहां विश करने गए थे बर्थडे में, एक अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी को शेप दे रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं, असाधारण परिस्थिति में असाधारण सोच होना चाहिए, और मोदी जी ने हमेशा इसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। मगर ठीक उसी समय हिंदुस्तान असाधारण परिस्थिति में असाधारण सोच होनी चाहिए, ये सिर्फ मोदी जी के पास है। इसका इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, किसी और को नहीं है। में दिल्ली की सड़कों पर मोदी जी के पुतलों को फूकना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संदेश पूरे विश्व में हमारे ऑपोजिशन ने नहीं भेजा। मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, आपको इसको इंप्रूव करना चाहिए, इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए, माना कि बहुत सारी परेशानियां पाकिस्तान के साथ हैं, और आप ठीक कह रही हैं। अभी सादिया जी आप कह रही थी कि आपको बहुत दर्द होता है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान को दर्द होता है तो वो घाव भी आपके हैं, वो जख्म भी आप ही के लोगों के दिए हुए हैं। हिंदुस्तान किसी को दर्द नहीं देता है, और वो घाव और नासूर आप ही को ठीक करने पड़ेंगे। मगर मीम साहब देखिए, दर्द होता है, बहुत सारी तकलीफ है, मगर कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था। ये कोई समिट लेवल, मैं बार-बार कह रहा हूं, ये समिट लेवल की टॉक नहीं है, इससे आउटकम के बारे में आप मत सोचे। मगर जी हाँ, दर्द है, सारी चीजें हैं, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। संबित पात्रा उस वक्त कह रहे थे। और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर भी है। खानसामे लगे हुए के अवसर पर उनके घर में पहुंचे हैं, उनके कभी आपने, या फिर लोग अगर ये गड़बड़ हुआ तो लोग कहेंगे कि डिप्लोमेसी की डी इन्हें नहीं आती, और बहुत बड़ी ये भूल भी साबित हो सकती है। दुरुस्त बात है, क्योंकि इसमें रिस्क एलिमेंट इतना गहरा है कि अब आगे डिप्लोमेसी, जैसे वीरेंद्र सहवाग बैटिंग किया करते थे, वैसे नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी करते हैं। चल गया तो बड़ा दूर तक जाएगा, नहीं चला तो देखिए, ये देखिए केक। सहवाग ने पाकिस्तान में 300 रन बनाए थे। हाँ, बेशक मुल्तान में उनकी इनिंग्स हमें याद है। ये है जन्मदिन का केक। कभी नहीं सोचा था हमने कि ऐसा मौका आएगा जब पाकिस्तानी वायुसेना के विमान पर भारत के प्रधानमंत्री सफर करेंगे, और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर पहुंचेंगे, उनकी पोती की शादी में वो शरीक होंगे। जो हम देख रहे हैं वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है, अनूठा। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर किसी को सही या गलत ठहराना नहीं था, लेकिन बात यह है कि अगर किसी को सही या गलत ठहराना है तो उसके लिए मापदंड एक ही होने चाहिए। जो मापदंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लागू होते हैं तो वो सिद्धू के लिए भी लागू होने चाहिए। और रही बात, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान ने हमारा बहुत नुकसान किया है, और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं होने चाहिए। ये सोच भी अपनी जगह है, क्योंकि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनका अपना दर्द है। वो लोग सच में ही उस दर्द को महसूस करते होंगे, अगर वो ऐसे विचार रखते हैं तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये कोशिश करते हैं कि नहीं, अब जितना खून बह चुका है बह चुका, उसके बाद कोशिश होनी चाहिए शांति की, तो उस बात का भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये परिवार या किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है कि किसी के साथ दुश्मनी हो गई, किसी ने हमारे
किसी इंसान को मार दिया या शहीद कर दिया हमारे किसी जवान को, तो उसके बाद बिल्कुल दोस्ती के बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाने चाहिए। देशों के बीच में ऐसी हार्ड लाइन नहीं खींची जा सकती, और खासतौर पर पड़ोसियों के बीच में तो बिल्कुल नहीं खींची जा सकती। फिर भी तमाम विचारों का सम्मान होना चाहिए, और कम से कम किसी एक यात्रा के आधार पर किसी को जफ्फी पा लेने भर से किसी की देशभक्ति के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाया जाना चाहिए। और कम से कम उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जो भूतकाल में ऐसी एक बड़ी घटना को डिफेंड कर चुके हैं, उसके पक्ष में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल चुके हैं। उन्हें याद कर लेना चाहिए कि उस वक्त वो क्या बोल रहे थे। और आप लोग भी समझ अपनी रखिए, सोच अपनी रखिए, मीडिया को या किसी राजनीतिक दल को उसे ड्राइव मत करने दीजिए। आपको अच्छा लगे तो सही है, आपको बुरा लगे तो सही है, लेकिन कोई मीडिया आपको ये बताए कि नहीं ये सही था, कोई मीडिया आपको ये बताए कि नहीं ये गलत था, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक बार आखिर में फिर अपील है कि इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।